हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2 जुलाई को, उसके लिए तो उसमें हम लोग का ये 9th डे है। इससे पहले हम लोगों ने 8 दिन किए हैं और इस 8 दिन में हम लोगों ने फर्स्ट 3 डेज जो किया था वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज पे क्वेश्चन किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज था उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग किया था, अकाउंटिंग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और आज ये 3rd डे है जिसमें हम लोग 3 दिन से क्या कर रहे थे, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो 2 दिन हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी देखी है ना। इसके बाद आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस पे करेंगे क्वेश्चन और पॉपुलेशन पे करेंगे, पॉपुलेशन पे एंड ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल जो है PYQ_पेडिया, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो गूगल फॉर्म लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जा करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड वो आप लिख सकते हो। जिस दिन भी हम वीडियो बनाएंगे उस पर अगर जेन्युइन क्वेरी होगी तो हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस, पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हम सब एक एक करके करेंगे। सो पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती हैं। और इसके अलावा भी अगर हम इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं वो लिए हैं आपको एनसीईआरटी से लिए हैं। ठीक है, सो ये टोटल जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरे इंश्योरेंस पे भी क्वेश्चन होंगे, पॉपुलेशन पे भी और ग्लोबलाइजेशन पे भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे, देन फिर हम इंश्योरेंस पे जाएंगे और इंश्योरेंस पे क्वेश्चन करेंगे। हम सब में थोड़ी थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो बेसिक फर्स्ट जो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ डाटा भी याद रखना है। जैसे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1210 है ना, 1210 मिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है ना, जो ये पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% वर्ल्ड के पॉपुलेशन का है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना इंडिया में, है ना, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए हमने इनको एक जगह किया है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन कितने लोग हैं और कितना एरिया है, तो डिवाइड बाई एरिया, तो उसमें क्या हो गया, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो इंडिया में कितनी जनसंख्या है बटे इंडिया का क्या एरिया है, अगर ये निकालते हैं सो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग हैं। 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, अब उसके बाद सेंसस हुई नहीं है तो हमको इसी पे रिलाई करना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेस डेंसिटी, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर पे 1102 लोग हैं, वो है बिहार में। ठीक है, इसके बाद जो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17% मात्र हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 17% है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहते हैं? सो पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है, ये अगर आप सुन रहे होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना। जैसे कि किसी कंट्री में या किसी टेरिटरी में, है ना, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, है ना, जितने लोग के नंबर चेंज होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेट है, वहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है ना, अब 10 साल के बाद वहाँ चेक करने गए तो वहाँ पे आपको आ गया ये 1.25 करोड़ है। दैट्स मीन्स दिस इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गया। अब इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ है वो 1.64% से बढ़ रहा है। मतलब कि इस साल अगर 100 हैं तो अगले साल 101.64 हो रहे हैं। ठीक है, तो 100 अगर पॉपुलेशन है तो अगले साल तो ऐसे बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है, ये 2011 के सेंसस ने हमें बताया था। अब जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन चेंज क्यों होती है, ठीक है ना, तो इसके 3 मेन प्रोसेस हैं जिसके कारण पॉपुलेशन चेंज होती है। बर्थ रेट, जन्म ज़्यादा होगी, है ना, जन्म दर, तो आपको पॉपुलेशन चेंज होगी। डेथ रेट्स, अगर डेथ कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डेथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना,
और बर्थ कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, या दोनों इक्वल हो रहा है तब भी आपको पॉपुलेशन जो है सो नहीं बढ़ेगा। लेकिन तो बर्थ रेट पे डिपेंड करता है और डेथ रेट पे, और एक माइग्रेशन भी होता है वहाँ पे भी डिपेंड करता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। अब क्या है कि माइग्रेशन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पीपल की मूवमेंट होती है या तो अक्रॉस रीजन, जैसे कि इस स्टेट से उस स्टेट हो, है ना, या इस कंट्री से उस कंट्री, तो माइग्रेशन जो होता है वो मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना, अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। अब माइग्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है इंटरनेशनल। मतलब इंडिया से आप कहीं और जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, दैट्स अ इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया। और इंटरनल हुआ कि बिहार से आप दिल्ली जा रहे हो, या आप दिल्ली से कहीं और जा रहे हो, है ना, बेंगलोर जा रहे हो, तो वो जो हो गया इंटरनल माइग्रेशन है। ठीक है, तो इसके कारण भी पॉपुलेशन जो है उसकी चेंज हो जाती है। अब बर्थ रेट भी बोला है, तो बर्थ रेट है क्या, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन, 1000 में कैलकुलेट करते हैं कितना लाइव बर्थ है, वो बर्थ रेट हो गया एक साल में। और डेथ रेट हो गया कि डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, है ना, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, है ना, मतलब हर 1000 पे कितने लोगों की डेथ हुई, है ना, हर 1000 पे कितने लोगों का बर्थ हुआ, दैट्स अ बर्थ रेट। माइग्रेशन आप समझ गए हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट समझ गया, और यही कारण है पॉपुलेशन का चेंज होने का। अब माइग्रेशन जब जाने तो अब माइग्रेशन की एक ऑल्सो फैक्टर है, तो अब सारी क्वेश्चंस जो आएंगे लगभग इसी पे घूमते हुए आएंगे। ठीक है, अब माइग्रेशन जो होता है कि ज़्यादा माइग्रेशन होती है रूरल से अर्बन में होती है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में होती है। अब इसके दो कारण होते हैं, एक होते हैं पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। ना व्हाट इज पुश फैक्टर एंड व्हाट इज पुल फैक्टर। सो पुश फैक्टर क्या होता है आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि आप गांव में रह रहे हो, है ना, ठीक है, और गांव में रह रहे हो तो आपको क्या है कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, तो वो आपको गाँव से धक्का देगा, समझ गए आप, पुश फैक्टर धक्का देगा और आपको जो है सो उसके कारण आपको अर्बन जाना पड़ जाता है। ठीक है, या दूसरा एक ऐसी चीज़ें होती है, दूसरा ऐसा है कि आपको, चलो इनकी तो प्रॉब्लम नहीं है, पॉवर्टी की नहीं है, लेकिन आपको बेटर लाइफ जीनी है ना, शहर में, है ना, मॉल घूमना है, तो उसमें हो गया पुल, मतलब शहर अपने आपको अपनी तरफ खींच रहा है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना। और जो जो एम्प्लॉयमेंट तो है गांव में लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो और ज़्यादा वेज हो, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, पुल फैक्टर। तो आप याद रखना कि जो माइग्रेशन होती है रूरल से अर्बन में, वो होती है दो तरह की माइग्रेशन होती है, वन इज अ पुश फैक्टर। आप क्यों यूएस जाना चाहते हो, बेटर लाइफ के लिए, है ना, बेटर वेजेज के लिए। अगर सेम वेज दोनों जगह मिलेगा तो आप थोड़े ना जाओगे, ठीक है, और सेम अगर लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ भी होगा, लिविंग कंडीशन वही अगर यूएस में हो गया तो आप नहीं जाओगे। सो आपको याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन द पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर होता है कि जो माइग्रेशन हो रही है, ठीक है ना, तो माइग्रेशन यहाँ से यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि माइग्रेट हो गए कि या तो ये आपको तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो उसके कारण आप ये खींचे जा रहे हो, ये आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और एक होता है यहाँ पे धक्का दे के, मतलब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप इधर जा रहे हो। होप आपको समझ में आ गया पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है, पहले जो है वो 2011 से जो 2001 वाली जो सेंसस हुई थी उसमें 17.29% थे, ओके सॉरी, 1951 में जो थी वो अर्बन पॉपुलेशन मात्र 17.29% थी, है ना। अभी जो है 100 में 31.80% जो लोग, 100 में 32 लोग रहते हैं वो आपको अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं, मतलब शहर में। ठीक है, अब एक है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये कि एक आदमी कितना लाइफ जी सकता है, एक्सपेक्ट टू लिव, कितने एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, है ना, सो वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, इमिग्रेंट्स और इमिग्रांट्स। अब ये क्या है, इमिग्रांट्स और इमिग्रांट्स के इसमें क्या होता है, अब क्या है, ये जो कंट्री छोड़ता है हु लीव अ कंट्री, है ना, और इमिग्रेंट्स होते हैं जो हु अराइव इन अ कंट्री। मतलब अगर आप यूएस है, ठीक है, या इंडिया है और इंडिया से आप जा रहे हो यूएस, ठीक है, तो यूएस जा रहे हो तो यहाँ से अगर ये पर्सन छोड़ रहा है तो इसको बोलेंगे इमिग्रेंट्स, ये छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और जब यहाँ पहुँच जाओगे तो वो हो जाएगा इमिग्रेंट्स। ठीक है, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, क्लियर। सो हु अराइव इन अ कंट्री दैट्स अ इमिग्रेंट्स। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन की बात करते हैं, जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन की बात है, तो जैसे मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि लोग आ रहे हैं, है ना, लोग बाहर से लोग जाते हैं, यूएस में लोग जाते हैं, तो वहाँ इन माइग्रेशन होता है।
और जो सूडान है, सूडान से लोग भाग रहे हैं तो वहाँ होता है आउट माइग्रेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि लॉस इन पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है कि इन माइग्रेशन के कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पॉपुलेशन जो है गेन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस, सूडान में लॉस ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ठीक है, वन इज अ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ अ बेबीज बिफोर, 1 साल से कम के बच्चे मर रहे हैं। जैसे 100 बच्चे जन्म लिए है ना, 1000 लाइव बर्थ जन्म लिए, उसमें से कितने बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले डेथ कर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और एक है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि जब वीमेन जो है बर्थ करते, चाइल्ड बर्थ होती है ना, उस ड्यूरेशन में वो डेथ कर जाती है ना। तो 1 लाख बच्चे जन्म लिए, उसमें कितनी वीमेन डेथ कर गई, वो जो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आप देख लीजिए ये 1 लाख पे है, तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। हर सारे 1000 पे है बर्थ रेट, डेथ रेट है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो आप ये मत समझ लेना कि ये भी होगा, है ना। सो ये 1 लाख वीमेन अगर बच्चे को जन्म दे रही है, ठीक है, 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उसमें कितनी वीमेन डेथ करती है, तो वो हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग जो चाइल्ड बर्थ, है ना। इसके बाद सेक्स रेशियो है, हमने कल भी बात की थी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब मेल और फीमेल की, जैसे 1000 मेल पे कितनी लड़कियां हैं, है ना, कितनी फीमेल है, दैट्स अ सेक्स रेशियो इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है। एक होती है डिपेंडेंसी रेशियो। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंसी, और ये सारी टर्म एनसीईआरटी से ली गई है, सो इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो। अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि डिपेंडेंट कौन होगा आपसे, तो ऐसा माना गया है कि वर्किंग एज ग्रुप जो होता है वो 15 से 64 वर्ष के लोग जो होते हैं वर्किंग एज ग्रुप होते हैं। 15 से नीचे के बच्चे, जो 15 से नीचे के जो लोग होंगे वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होगा, वो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है ना। और 64 से ऊपर वाला होगा वो भी कोई काम नहीं करेगा, है ना। जो चिल्ड्रन 15 से नीचे होंगे वो भी काम नहीं कर सकते हैं, और जो 64 से ऊपर होंगे वो एल्डरली पीपल भी इतना ओल्ड हो गए कि काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो किसी न किसी पे, तो वो जो बाकी पॉपुलेशन जो अर्न करती है उस पर डिपेंडेंट होती है। सो दैट्स अ डिपेंडेंसी रेशियो कि कितना पॉपुलेशन पे कितने लोग जो है सो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये 15 से 64 वर्ष का है। ठीक है, अब एक ये फैक्ट है एनसीईआरटी में कि ह्यूमन पॉपुलेशन की मोर देन 10 टाइम्स इन द 500 साल में 10 गुना ह्यूमन पॉपुलेशन जो है सो बढ़ गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ है एज सेक्स पिरामिड। अब एज सेक्स पिरामिड क्या है, ठीक है ना। एक जो एज सेक्स पिरामिड या पिरामिड आपको बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे आप देख लीजिए इसमें कुछ कुछ शेप आपको दिख रहे होंगे। एक शेप आपको दिख रहे होंगे इसमें, जैसे कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक है कांस्टेंट पॉपुलेशन, एक है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब इसमें मैं एक एक को आपको बता देता हूँ, ये आपको शेप याद रखना है, ठीक है ना। तो एज सेक्स पिरामिड है, एज सेक्स में मतलब कि एज कितनी कितनी है, और आपको सेक्स में मेल और फीमेल की क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, सो पॉपुलेशन पिरामिड, उसको हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। और ये क्या शो करता है कि जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड वेरियस एज ग्रुप, मतलब इतने से इतने उम्र के कितने लोग हैं, 0 से 4 वाले कितने हैं, 5 से 9 वाले कितने, तो वेरियस एज ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। और इसके बाद जो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन में मेल कितने और फीमेल कितने हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन पिरामिड, जो दो चीज़ें करती है, एज को और सेक्स को, इसीलिए हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी इसको बोलते हैं। अब इसमें 3 तरह की हैं, अब इसमें इंडिया कौन आएगा वो आप बताना। ठीक है, तो पहला क्या है, एज सेक्स पिरामिड जो है, जैसे नाइजीरिया का देखो, क्या केन्या का देखो, तो वो है ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। दिस वन इज द ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, देख लो ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड विथ अ वाइड बेस एंड इज ए टाइपिकली लेस डेवलप्ड कंट्री। ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। दिस हैव लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप ड्यू टू हाई बर्थ। यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो बर्थ रेट यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्या होती है, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है ना, कौन सा शेप होता है, तो लिस्ट डेवलप है, बर्थ रेट यहाँ पे ज़्यादा होगी। और बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो जैसे बांग्लादेश या मैक्सिको का भी अगर आप ये करोगे तो भी यही होगा। तो जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो कम उम्र के बच्चे ज़्यादा होगी, है ना। और चूंकि डेथ रेट यहाँ पे जो है, तो डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा उम्र के बच्चे एकदम कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी उतनी है नहीं। क्लियर, तो उस केस में ये जो है सर, जैसे मान लीजिए कि नाइजीरिया की ये स्थिति है। नाइजीरिया अगर बांग्लादेश का भी बनाओगे, मैक्सिको, जो भी लेस डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना, लेस डेवलप्ड कंट्री में ये जो है बेल शेप ट्रायंगुलर शेप पिरामिड बनता है एज सेक्स का। अब ट्रायंगल समझ गए, लेस डेवलप्ड है तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं है ज़्यादा, तो उसके कारण जो है ज़्यादा दिन तक लोग जीते नहीं हैं, तो जन्म तो लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, बट धीरे धीरे उनकी जो औसत आयु होती है बहुत कम होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया
और आपको इसमें केन्या, ये सब की जो होगी ट्रैंगुलर शेप होगी एज शेप्स पिरामिड। क्लियर। इसके बाद जैसे कि बेल शेप्ड होता है, घंटी की टाइप का, है ना, वहाँ पे क्या होता है, सो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन समझ गए आप। इसके बाद ये होता है, तो आप इसमें देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। पहला, ट्रैंगुलर शेप पिरामिड किसका होता है। दूसरा कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए कौन सी पिरामिड होगी। तीसरा होगी कि इसमें पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होती है कि कांस्टेंट होती है कि डिक्लाइनिंग होती है। ठीक है, इतने सारे हो गए। इसके बाद सेकंड वाले में ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बेल, घंटी के टाइप का है ना, बेल। और इंडिया का भी यही होगा, इंडिया का भी यही होगा। इसमें क्या है कि बेल शेप्ड है, घंटी के टाइप का है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो अपर एज है उसकी भी देख रहे हो, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मेल ज़्यादा फीमेल है, बर्थ भी हो रही है ना, और मिडिल में ज़्यादा लोग हैं, है ना, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन आप इसको बोल सकते हो, मिडिल में ज़्यादा लोग हैं। और फिर यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडिया में भी व्यवस्था हो गई हुई हैं चीज़ें, है ना। तो इसमें आपको ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, जहाँ पे कांस्टेंट पॉपुलेशन है, वहाँ पे बर्थ भी कंट्रोल है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो बर्थ रेट भी कंट्रोल में है और डेथ रेट भी है, दोनों इक्वल है लगभग, तो इसको कांस्टेंट पॉपुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी स्कीम से जो ओल्ड एज हैं उनको भी सुरक्षा मिलती है, तो वो बचते हैं, तो डेथ नहीं होती है ज़्यादा। तो बेल शेप्ड हो गया, दैट्स अ बेल शेप्ड कांस्टेंट पॉपुलेशन, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है जापान का, देख लो, जापान का पिरामिड है, ये क्या है, लो बर्थ लो डेथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे भी कम जन्म लेते हैं, कम इसलिए जन्म लेते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी उपाय हैं जिससे कि मतलब कि फैमिली प्लानिंग वगैरह चल रही है, तो बच्चे, लोग जागरूक है, लोग एजुकेटेड है, तो क्या होता है कि बच्चे भी कम जन्म लेते हैं। सो बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी इनका यहाँ पे कम है, और इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि डेथ रेट भी कम है। तो ये जो आपका बन रहा है वो ऐसा बनता है। ठीक है, तो बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, तो ये आपको जापान का हो गया, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, और इसको जापान, आप अगर बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की है ना, ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज में है कि लोग बहुत एजुकेटेड है ना, और व्यवस्था इतनी है कि ज़्यादा जल्दी डेथ नहीं होती है, तो इसको जो इस ऐसे कंट्री में जीरो या नेगेटिव ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। ठीक है, होप आप इसको समझ गए, एक बार और देख लेना नहीं समझ में आया तो। नाउ देखो, डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड, ये जो है सो इंडिया का है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे पॉपुलेशन पे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन चेंजेस द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी जगह पे माइग्रेशन हो रही है ना, तो माइग्रेशन वहाँ से मान लीजिए कहीं से जा रही है या कहीं पे आ रहा है, तो जा रहा है तो यहाँ पे भी इसकी जो कंपोजिशन होगी, जितने लोग होंगे नंबर चेंज करेगा, और जहाँ पे जा रहा है वो भी चेंज होगा। तो क्या होगा, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ डिपार्चर, जहाँ से जा रहा है वहाँ पे चेंज होगा। द एरिया ऑफ अराइवल, जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पे चेंज होगा। बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, बिल्कुल जहाँ से जा रहा है वहाँ पे भी चेंज होगा। मान लीजिए 10 लोग हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ भी 10 लोग हैं, तो अगर यहाँ से एक लोग जा रहा है तो ये 9 हो गया और ये 11 हो गया, तो दोनों जगह का चेंज हुआ, जहाँ से जा भी रहा है और जहाँ से आ भी रहा है। सो बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन ए पॉपुलेशन इज ए रिजल्ट ऑफ, ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा बच्चे हैं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब बर्थ रेट जो है आपकी ज़्यादा है। ठीक है ना, सो इसको क्या बोलेंगे, हाई बर्थ रेट, है ना। ठीक है, पूरे पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है यहाँ पे, यहाँ तो बढ़ रही है ना किसी प्लेस पे, तो अब द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, है ना, वो मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, जो ग्रोथ पूछ रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मतलब कितना पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, तो वो क्या होगा, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, हर साल जितना ऐड हो रहा है वही तो पॉपुलेशन उतना ग्रोथ हो रहा है। पहले 500 था, इस साल 600 हो गया, तो 100 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। सो द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, सो दैट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अगला है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज वन। सेंसस 2011 में क्या डिफाइन किया गया हुआ है कि लिटरेट किसको बोलेंगे, तो सेंसस में डिफाइन किया गया है कि आपको वो बंदा जो 7 से ज़्यादा हो, है ना, एबव 7 हो, 7 या 7 से ज़्यादा हो, है ना, और वो पढ़ सकता हो, रीड कर सकता हो, राइट कर सकता हो, और उसकी इतनी एबिलिटी हो कि कुछ एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सके विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, उसको बोलेंगे लिटरेट।
ठीक है। सो कैन रीड राइट हिज हर नेम, इसको लिटरेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को लिख रहा है ऐसा, उसको भी नहीं बोलेंगे। नोज द 3 R's रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, इज 7 year olds एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द आपको लिटरेसी की लिटरेट पर्सन ये होगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, इट्स 1210, मैंने कहा था 1210.6 मिलियन है, जो कि 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और एरिया कितना है, 2.54% ऑफ वर्ल्ड की जितनी एरिया है उसकी उतना है, और उसमें 17.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन रहता है। क्लियर, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने बोला बिहार, लेकिन बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद है केरला। बिहार में 1106 है और इसमें 1028 है, और ये 86 है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 2-3 आप याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन हो मतलब दो चीज़ें इसमें बन गई, किसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है मतलब नंबर कितने हैं। तो नंबर की अगर बात करें कि नंबर किस में ज़्यादा है, तो 2011 सेंसस में ये कहा हुआ है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर परसेंटेज में बात करें कि कितना परसेंट अर्बनाइज हो गया, मतलब जो गोवा है ना, गोवा में है 62.2% अर्बन पॉपुलेशन। जितने भी टोटल स्टेट हैं उसमें गोवा में मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, जहाँ पे 62.2% लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन ही है, मतलब टोटल पॉपुलेशन 100 लोग में 62 लोग अर्बन वाले ही है। क्लियर। और महाराष्ट्र में क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, ये नंबर वाइज है, ठीक है, 50.8 मिलियन। क्लियर। टोटल जो अर्बन पॉपुलेशन इंडिया का है उसके 13.8% महाराष्ट्र में रहते हैं अर्बन पॉपुलेशन। ये नंबर वाइज हो गया और ये हो गया परसेंटेज वाइज, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, महाराष्ट्र। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। अब देखो लिंग्विस्टिक ग्रुप में कौन कौन सा है, एक है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक है, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रिक है, एक द्रविडियन है, द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन है, एक सीनो तिब्बतन है, और एक इंडो यूरोपियन या आर्यन बोल सकते हो आप, ठीक है। ये 4 हैं, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सीनो तिब्बतन और इंडो। अब सबसे ज़्यादा जो इंडिया में है वो इंडो आर्यन है, जो कि 73% के आसपास है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद कौन सा है, द्रविडियन है, 20% पीपल जो बोलते हैं वो द्रविडियन है। इसके बाद आपको ऑस्ट्रिक हैं, ऑस्ट्रिक कितनी है, 1.3% पीपल ऑस्ट्रिक हैं, और सीनो तिब्बतन जो हैं वो 0.85%। अब इसमें जो है, अब आपको तो इसमें आपको आंसर पता चल गया कि इंडो आर्यन जो है लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो इंडो आर्यन में है। अब अगर आपको ये एनसीईआरटी की है, आप देखिए ऑस्ट्रिक में कौन कौन आ जाते हैं, मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट है, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, और ये आउटसाइड इंडिया में बोले जाते हैं। इंडो यूरोपियन में है आपको आउटसाइड इंडिया जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब जितने भी हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, ये सब में जहाँ पे बोले जाते हैं वो है। तो सबसे ज़्यादा है इंडो आर्यन, फिर क्या है द्रविडियन। द्रविडियन कहाँ हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, है ना, और कुछ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी है। इसमें 3 द्रविडियन है, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ, ठीक है। और इसमें देखो ये डार्डिक भी है, ग्रुप जो है इंडो यूरोपियन का ही ग्रुप है डार्डिक, ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन। इंडो यूरोपियन का 3 है, ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है इंडियन लैंग्वेज का कहाँ कहाँ बोले जाते हैं और कौन सी फैमिली से आते हैं वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। अब मैंने बताया था पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, मैंने कहा था कि पुश फैक्टर मतलब धक्का मार रहा है, मतलब क्या है कि अगर आप गांव में हैं, आपको बाहर जाना, गांव से रूरल से अर्बन में जा रहा है, तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी या गरीबी थी, खाने को पैसे नहीं थे, तो आपको क्या होगा, उस मजबूरी में जाना पड़ गया। और पुल फैक्टर होता है कि शहर की चकाचौंध को देख करके आप उधर जा रहे हो कि यहाँ पे वेज ज़्यादा मिल जाएगा, क्वालिटी लाइफ मिलेगी, लिविंग कंडीशन अच्छी होगी, वो पुल फैक्टर। हमसे पूछ रहा है पुश फैक्टर। सो वाटर शॉर्टेज है, एपिडेमिक्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है,
सो अनएम्प्लॉयमेंट है या मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटी है, सो नॉट अ पुश फैक्टर। अब मान लीजिए एपिडेमिक्स आ गया, सूखा आ गया, तो मजबूरी है आपको जाना गांव छोड़ करके शहर में। सो एपिडेमिक्स, वाटर की शॉर्टेज हो गई तो भी मजबूरी है, तो उस कारण से जा रहे हो क्योंकि आपको गांव में वाटर की शॉर्टेज हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको काम नहीं मिल रहा है तो जा रहे हो, ठीक है। सो मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छा मिले इसके लिए जाओगे, तो ये पुल फैक्टर कि वहाँ की चीज़ों को देख करके आप जा रहे हो, ये आपको खींच रहा है अपनी तरफ। क्लियर? सो ये पुश फैक्टर हो गया। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से आप देख लेना, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। मैंने कहा था कि 15 से 64 वर्ष के लोग जो हैं वो वर्किंग हैं, और 15 से पहले वाला को ऐसा माना जाता है वो कोई काम नहीं कर सकता, और 64 के बाद वाला भी इतना ओल्ड हो जाता है कि काम नहीं कर सकता। और वही डिपेंडेंसी रेशियो होता है कि कितनी % लोग जो है जो वर्किंग ग्रुप है उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो 15 to 64 ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच आर 3 मेन फैक्टर्स द कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज करने के 3 कौन से मेन फैक्टर हैं। तो हमने बात की थी बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ये 3 ही चीज़ है जिससे पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है। अगला है विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाउ पॉपुलेशन इन स्पेसिफाइड एरिया चेंजेज ओवर टाइम, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न इन, कितना मरा कितना जीने के अनुपात में, उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड ओवर, पूरी एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब क्या हो गया? जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण में जिस तरह से लोग किसी दिए गए क्षेत्र में फैले हुए हैं, दैट्स अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। सो पॉपुलेशन अ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। हमने बताया था कि पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरियस एज ग्रुप को डिफाइन किया गया हुआ है और इसके बाद सब डिवाइड किया गया मेल और फीमेल में, ठीक है। सो अ ज्योग्राफिकल ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है इस टाइप का, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछती है। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। सो नेचुरल पॉपुलेशन जो की जाती है, बर्थ रेट में से डेथ रेट को घटा दिए, है ना, कितना लोग जन्म लिया, है ना, कितना बर्थ रेट हुई, कितना जन्म लिया, उसमें से डेथ कितना की हटा देंगे तो बच जाएगा कितना पॉपुलेशन बचा। मान लीजिए कि किसी पे जगह पे अगर 100 लोग जन्म ले रहा है, ठीक है, और 30 लोग मर भी रहा है, तो पॉपुलेशन हमारा कितना बचा? 70, क्योंकि 30 तो कैंसिल हो गया, तो 70 बचा। सो पूछ रहा है कि नेचुरल पॉपुलेशन चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो सब्सट्रैक्टिंग द बर्थ रेट फ्रॉम द डेथ रेट। बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। 1 इज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पर्टिकुलर किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन चेंज होगा उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट बोलेंगे तो परसेंटेज में कितना चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लें 2023 में इतना पॉपुलेशन है, 2024 में कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है, ये 120 हो गया, मतलब 20% पॉपुलेशन ग्रोथ कर गया। तो परसेंटेज में ग्रोथ रेट पॉपुलेशन और नंबर में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि जितने बर्थ हुए उतने डेथ हुए, ठीक है, बर्थ रेट से, माइग्रेशन में नहीं, नेचुरल। बर्थ भी नेचुरल है और डेथ भी नेचुरल है, तो नेचुरल ग्रोथ क्या हो गया? बर्थ माइनस डेथ। यही क्वेश्चन पूछा था और ये पूरी एनसीईआरटी की डिफिनीशन है। और एक्चुअल ग्रोथ क्या होगा पॉपुलेशन का? तो बर्थ माइनस डेथ और प्लस इन माइग्रेशन, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, ये सब हो जाएगा एक्चुअल ग्रोथ। अब पॉजिटिव कब होगा? ठीक है ना, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा, है ना, और डेथ रेट कम होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब डेथ ज़्यादा हो जाएगी, है ना। क्लियर? डेथ ज़्यादा हो जाएगी और बर्थ कम होगा तो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी की है। 2011 सेंसस है डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरी। 2011 की जनगणना में भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, उसको 4 भागों में बांटा था। वो क्या क्या था? कल्टिवेटर्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, और एक किया था और अदर वर्कर्स, ना कि अदर वर्कर्स। सो इसमें से कौन सा नहीं है? तो डोमेस्टिक वर्कर नहीं है। सो 2011 के सेंसस में इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन उसको 4 भागों में बांटा गया था। एक जो कृषक थे, एक जो घरेलू औद्योगिक कामगार थे, और एक खेतिहर मजदूर थे, और डोमेस्टिक वर्कर नहीं, है ना। क्लियर? अदर वर्कर था।
ये आपको ये एनसीईआरटी से पूरी ली हुई है। अगला क्वेश्चन है डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि डार्डिक जो आता है इंडो आर्यन में आता है या इंडो यूरोपियन में आता है। सो इंडो यूरोपियन में इंडो यूरोपियन का सब फैमिली है इंडो आर्यन, और इसकी ब्रांचेज है ईरानियन, ड्राविडिक और इंडो आर्यन। ये मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए, इंडो यूरोपियन की फैमिली है, लैंग्वेज फैमिली, एक लैंग्वेज है, उसके अंदर सब फैमिली है इंडो आर्यन, और उसके 3 ब्रांच है। और ये इंडो यूरोपियन है क्या कि जो भाषाएं बोली जाती है जगह 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 पे, उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है कि ऑस्ट्रिक, ड्रेविडियन, सिनो-तिब्बतियन और इंडो यूरोपियन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 4 ट्रांजिशन मॉडल है ना। तो अब इसमें है एक, पहला है हाई स्टेशनरी स्टेज, फिर है अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग और लो स्टेशनरी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होगा इसका। हाई स्टेशनरी में क्या होता है कि आपकी बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है। बर्थ रेट और हाई रेट, ये भी डेथ रेट भी हाई होती है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे हाई स्टेशनरी इंडिया में भी था स्टार्टिंग में, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट भी, लोग मर भी रहे थे हाई ज़्यादा। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ व्यवस्था की गई, मेडिकल की व्यवस्था हो गई, तो बर्थ रेट तो हाई ही थी, है ना, बर्थ रेट हाई थी, लेकिन डेथ रेट में कुछ कमी आ गई। क्लियर। व्यवस्था हुई, मेडिकल इंश्योरेंस हुई, बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल व्यवस्था को बढ़ाया गया, तो ऐसा हुआ। इसके बाद तीसरा में क्या होगा कि बर्थ रेट भी कुछ कमा, है ना, बर्थ रेट भी कुछ कमा और डेथ रेट तो भी कमा। और इसके बाद बर्थ रेट भी लो हो गया एकदम, है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो गया, मतलब जितने लोग मर रहे हैं तो कांस्टेंट टाइप का हो गया। तो ये 4 फेज होती है, ये हर कंट्री में होती है, ठीक है। सो बर्थ रेट इंडिया में भी बर्थ रेट क्या हो रहा है, 3rd में आ गया, लो हो रही है बर्थ रेट, है ना। लेट एक्सपेंडिंग में इंडिया है। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया इज इन द लेट एक्सपेंडिंग, कि बर्थ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, और डेथ रेट भी उसकी तरह रिड्यूस कर रहा है। और 4th स्टेज जो है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, कम बर्थ डेथ कम, ठीक है। ठीक है, कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो गई तो वो क्या करेंगे, बर्थ कम होगी, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, दैट्स अ लो स्टेशनरी स्टेज। ये आपको ये दिखा देता हूँ, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, है ना। अब इसमें देख लो, बर्थ रेट, ये डेथ रेट है ना, और ये बर्थ रेट है। अब ये देखो, पहला स्टेज में दोनों इक्वल है, बराबर है, बर्थ दोनों हाई है। इसमें क्या हुआ कि बर्थ रेट आपको हाई है, लेकिन डेथ रेट में कमी हुई है इस स्टेज में। इसके बाद क्या हुआ, डेथ रेट अब ठीक हो गया, अब तो कांस्टेंट हो गया, और बर्थ रेट में कमी आ रही है, ठीक है ना। ये व्यवस्था हो गई सारी मेडिकल की, तो अब डेथ तो कम होगी, अब बर्थ को कम करनी है, फैमिली प्लानिंग लानी है, या बहुत लोगों को जागरूक करनी है। इसके बाद डेथ तो ऐसे ही है, अब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो हो जाएगी, सो लो स्टेशनरी, है ना, लगभग इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एनसीईआरटी के हैं। अब ये क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर। अभी हम पुश फैक्टर पे क्वेश्चन बनाए थे, पुल फैक्टर पे फिर से बता देता हूँ। पुश फैक्टर जो आपको जाने को मजबूर कर देता है, इतनी प्रॉब्लम आपको यहाँ हो गई जिसके कारण जा रहे हो। पुल होता है कि वहाँ की चीज़ें को चौथ दुनिया को देख करके जाने का मन करता है ना। ये हो गया पुल फैक्टर। अब आप इसमें से आंसर बना लीजिए, आसानी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। पुल फैक्टर कौन सा है, नेचुरल डिजास्टर, भाई इसके कारण तो आपको जाना पड़ेगा, तो ये पुल फैक्टर नहीं है, खींच नहीं रहा है आपको। हाई वेजेज, बिल्कुल हाई वेजेज आपको खींच रहा है, ठीक है ना। हाउसिंग की शॉर्टेज और लो इनकम, ये सब नहीं है ना। वेज वहाँ ज़्यादा मिलता है इसलिए आप वहाँ भागना चाह रहे हो, यहाँ 300 मिलता है, वहाँ 500 मिलता है, दैट्स अ पुल फैक्टर। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, हाई वेजेज। ये आपको एक्सप्लेनेशन में फिर से वही है। अगला है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड। देखो, सेंसस जो होता है एक पेरियोडिकली चीज़ें हैं, और ये पॉपुलेशन को ऑफिशियली कैलकुलेट करता है कितना है। सो पहला सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था। उस समय कौन थे, वायसराय अपना लॉर्ड मायो, ठीक है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो 1881 में ये जब अनसक्सेसफुल रहा था, पूछा था कि फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड, तो अटेम्प्टेड 1872 में, बट सक्सेसफुल जो रहा था वो 1881 में, वो था लॉर्ड रिपन के अंदर में। और उसके बाद से हमेशा हर 10 ईयर्स पे होता है। 2021 में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो डिले हो गया। क्लियर। तो ये आपको
फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस के बारे में क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने और ले लिया है डेलिमिटेशन कमीशन का। ये आपको पॉलिटी में भी आ जाएगा, बट हमने इसको ले लिया है। फर्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन कब आया था? देखो, डेलिमिटेशन कमीशन का मतलब ये होता है कि जो बाउंड्री की लिमिट है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का, है ना, कितनी एरिया में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को बाउंड्री बनाने में, ठीक है। और इनका काम होता है, ये बहुत हाई पावर बॉडी होती है, और ये काम कौन करता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री बनाती है वो डेलिमिटेशन कमीशन बनती है, या बाउंड्री कमीशन उसको बोलते हैं। इंडिया में 4 बार अभी तक हुआ है, 1952 में, ठीक है, सबसे पहले, इसके बाद 1963 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में। ये 4 बार जो है वो डेलिमिटेशन हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन कब बनी होगी? 1952 में, ठीक है। अब जो इनकी डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में कुछ बता दूं कि इनका जो ऑर्डर होता है उसको कोर्ट में लेकर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। और ये तब से लागू होगा जिस दिन से प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को बोलेगा कि हाँ ठीक है, इस दिन से लागू होगा। और इनकी जो ऑर्डर होती है वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है, और हमारा जो राज्यसभा लोकसभा होता है वहाँ पे इसको रखा जाता है, बट इसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। अभी तक 4 बार हुआ है, आप समझ जाइए। ये भी न्यूज़ में रहती है, तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया इसी में। According to the census 2011 in India, what is the percentage of people considered to be migrants, that internal migrants की बात कर रहा है, now settled in a place different from their previous। अब उत्तर प्रदेश का कोई है और वो जा करके दिल्ली में सेट कर गया, तो बोला कि ऐसा कितना है इंटरनल की, टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सेंसस 2011 के अनुसार से कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया में ही इंटरनली क्या माइग्रेंट हो गए हैं, वो सेटल कर गए वहाँ पे। नाउ सेटल्ड इन अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस रेसिडेंस, जहाँ पे उनका पहले था वो यूपी के थे, बट जा करके कर्नाटका में बस गए, है ना, वहाँ पे सेटल हो गए हैं। एक होता है कि आप जा करके आप काम करके आ रहे हो, एक होता है सेटल हो जाना, तो उसकी बात कर रहा है ये। तो 2011 सेंसस कहते हैं कि 45.36 करोड़ इंडियन ऐसे हैं, मतलब अराउंड 37% इंडियन है जो कि माइग्रेंट्स हैं। नाउ सेटल्ड इन अ प्लेस डिफरेंट, तो जब प्रीवियस रेसिडेंट जहाँ था उसके अलग प्लेस पे वो सेट कर गया, तो 35% के अराउंड में ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये सेंसस 2011 का है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। कितनी बार पूछ दिया यूपीएससी में, देख लो आप, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, गलतफहमी है, क्वेश्चन रिपीट करता है। टाइप्स अलग हो सकते हैं बट क्वेश्चन रिपीट करता है डिफरेंट एग्जाम के। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। मैंने कहा था आपको सबसे ज़्यादा इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन है 73%, द्रविडियन है फिर 20%, ऑस्ट्रिक है 1.38% और सीनो तिब्बतियन है 0.85%। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अगला है इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द डिकेड। कहाँ पे स्टडी? अब इंडिया में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो 4 फेज में है। 1 इज 1901 से 1921, ठीक है। एक जो है 1921 से 1951 और 1951 से 1981 और 1981 से टिल नाउ। ये 4 फेज हैं। अभी 4 फेज में इंडिया में क्या हुआ, किस फेज में स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई? पहला फेज में क्या हुआ कि इंडिया पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था। हर जगह जो होता है वो इसमें भी होगा, है ना। सो बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, है ना। दूसरे फेज में क्या हुआ, 21 से 51 के बीच में 1921 से, और इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ, है ना। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टैग्नेंट फेज ऑफ ग्रोथ मतलब जितने लोग बर्थ ले रहे हैं मर भी तो रहे हैं उतने, तो स्टैग्नेंट फेज ऑफ ग्रोथ इसको बोलेंगे। इसके बाद 21 से 51 क्या हो गया कि हेल्थ की, सैनिटेशन, ये सब पे इम्प्रूवमेंट हुई, मॉर्टलिटी रेट डाउन हुई, है ना। तो क्या हुआ, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। इसके बाद 1951 से 81 में हो गया, ये 1981 से ये तो थोड़ा सा बढ़ा था, है ना, क्योंकि डेथ रेट कम हो गया, मॉर्टलिटी खत्म हो गई, दोनों में सुधार हुई, तो स्टडी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। लेकिन फेज 3 जो आई थी 1951 से 1981 में, वो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे हुआ। और अभी जो है ग्रोथ रेट इंडिया की, जैसे कि बर्थ रेट भी कुछ डाउन हो रही है ना, 1981 से लेकर अभी तक में, और डेथ रेट भी डाउन हो रही है, तो धीरे धीरे
ये फोर्थ पेज अपना चल रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ कब किस में हुआ था, तो ये हुआ था 21 से 51 के बीच में। ये एनसीईआरटी की पूरी है और मैंने पूरी नोट डाउन भी कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज आर डिस्प्लेड इन पॉपुलेशन पिरामिड में क्या दिखता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन पिरामिड में हमने बताया था इसको एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। सो एज ग्रुप और सेक्स मेल या फीमेल ये दिखता है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। बिल्कुल लिटरेट नहीं होगा जो सिर्फ लिख सकता है ना। अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, ये सही है। अ पर्सन एज्ड 7 years एंड एबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। कोई भी लैंग्वेज अगर जानता है तो उसको हम लोग लिटरेट बोलेंगे। ये सेंसस 2011 में लिखा हुआ है, तो दोनों सही है। अब लिटरेसी रेट कितनी थी इंडिया की, 74.04% थी। उसमें से 82.14% जो मेल की थी, ठीक है ना, मेल की, और फीमेल की कितनी थी, 65.46। ठीक है, केरला टॉप पे था, केरला टॉप पे, और बिहार रैंक में लास्ट पे था। ठीक है, ये आपको सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाइज हाईएस्ट इन इंडिया। इंडिया में डिकेडल ग्रोथ रेट परसेंटेज में, डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे 2001 से 2011 तक का है ना, इससे पहले 2001 से 1991 से 2000 तक की। ठीक है, तो ये 10 साल की डिकेडल ग्रोथ की बात कर रही है। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये 10 साल में कितना चेंज हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मतलब कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा था। तो अभी हम लोगों ने बात किया है थर्ड फेज के बारे में। कहीं से भी क्वेश्चन इसको आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड फेज में बात किया था कि एक्सप्लोजन कहाँ पे हुआ था, 51 से 81 के बीच में, है ना। तो एक्सप्लोजन जो हुआ था 51 से 81 के बीच में हुआ है। ठीक है, सो बीच वाला हम लेंगे 1971। वैसे मैं आपको एक डाटा देता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे डिकेडल मतलब 10 साल में जो हुई थी 51 से 61 में 21.64% की, 61 से 71 में 24.8% की, और 71 से 81 में 24.66 का, 81 से 91 में 23.8 से, 91 से 2001 में 21.54, और ये 17 सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया डिकेडल ग्रोथ में, 1971 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेगा सिटीज हैज़ द हाईएस्ट। कौन सी मेगा सिटी, 4 मेगा सिटीज़ की बात थी। मेगा सिटीज़ को यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा जिनकी इन्हेबिटेंट्स होंगे तो उसको बोलेंगे मेगा सिटी। तो कौन सी है मेगा सिटी इसमें, तो इसमें आपको कौन सी मेगा सिटी है, तो वर्ल्ड में जो टोक्यो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है मेगा सिटीज़ में। क्लियर। अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन। इंडिया में फीमेल माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, वर्क काम के लिए लड़कियां ज़्यादा जाती है बाहर, नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, इंडिया में बिजनेस के लिए नहीं, इंडिया में शादी के कारण माइग्रेशन होती है। बिहार से यूपी में हो गया, यूपी से दिल्ली में शादी हो गई, दिल्ली से कर्नाटका में हो गया, और कर्नाटका से की शादी किसी की यूएस में हो गई। तो माइग्रेशन जो होता है उस सबसे ज़्यादा, और वीमेन का फिर एड्रेस चेंज हो जाती है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शादी हो, तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होती है। और दूसरी बात है माइग्रेशन विलेज टू विलेज भी हो सकता है, तो वो किस में होता है, किसके कारण होता है, मैरिज में सबसे ज़्यादा फीमेल की माइग्रेशन मैरिज के कारण होती है, और मेल का किस में होगा, वर्क के कारण। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सारी पूछी हुई क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस 2011 में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे था। डिकेडल ग्रोथ मतलब कि पिछले डिकेड से इस डिकेड में डिकेडल ग्रोथ की बात है। अब इसमें डिकेडल ग्रोथ पूरी कंट्री की जो थी वो 17.7% थी। राजस्थान की 21.3% डिकेडल ग्रोथ थी 10 साल में। दादरा नगर हवेली की 50.9% थी 10 साल में, 21.3%, और ये 26%। सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी थी, दादरा नगर हवेली की। इसके बाद पुडुचेरी की भी थी, पुडुचेरी की कितनी है, 28.1%। सो पुडुचेरी की 28.1%, ये आपको दिया हुआ है।
अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी, एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है, एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होता है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो होती है वो टोटल पॉपुलेशन, अब टोटल पॉपुलेशन में नेट कल्टिवेटेबल एरिया क्या है, नेट कल्टिवेटेड एरिया, तो वो हो जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। और एक होता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, तो एग्रीकल्चर डेंसिटी में होता है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, जो कल्टिवेटर्स हो गया या एग्रीकल्चरल लेबर हुआ और उसके फैमिली मेंबर, तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइड बाई नेट कल्टिवेबल एरिया, दैट्स अ एग्रीकल्चर डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ पर्सन और टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एरिया, जो हमने बताया था कि 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का है। तो ये जो है कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नेट कल्टिवेबल एरिया, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय द नेट कल्टिवेबल एरिया, सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एरिया। सो इसमें हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कितने सही हैं, तीनों का तीन सही है, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ, कितने इसमें से सही है, तीन में से, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ सेंसस 2011 अमॉन्ग द टॉप 4 पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट, कहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। सो मुंबई में सबसे ज़्यादा है 89.73, उसके बाद दिल्ली में 87.53, ये टॉप जो है सो टॉप 4 यही है, चारों ऑर्डर में ही है, 88.71 और 83.26, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। सो इसमें आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद है, इसकी आपको क्या है, लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, क्लियर। परसेंटेज ऑफ स्किल्ड फोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स कितना परसेंट है ना, विथ फॉर्मल, जिनको वोकेशनल किसी काम की ट्रेनिंग मिली हुई है ना, टू द टोटल, जो टोटल वर्कफोर्स है अपना, वर्कफोर्स 20 से 24 वर्ष के लोग, टोटल वर्कफोर्स 20 से 24 वर्ष के कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग मिली हुई है काम करने की, वो लेस देन 5%, अराउंड 4.7% है। ये 2015 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी, वो रिपोर्ट निकाली थी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक रिपोर्ट निकाली 2015 में, उनमें कहा था कि 4.7% ही टोटल जो वर्क 20 से 24 वर्ष के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनके पास स्किल की ट्रेनिंग है, ठीक है। अगला है द हेड काउंट रेशियो रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नाउ हेड काउंट रेशियो जो होता है कि पॉपुलेशन का कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, ठीक है ना। सो हेड काउंट रेशियो है कि टोटल पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं। सो द आंसर इज द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। यह आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया मेन वर्कर इज पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट, कितने दिन काम करते हैं उसको मेन वर्कर, मतलब सेंसस में मेन वर्कर किसको माना गया है, अब ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज, 183 दिन कम से कम काम कर रहा है एक साल में, इन अ ईयर, या 6 मंथ, या अगर लेस देन 183 मंथ्स कर रहा है तो वो हो गया मार्जिनल वर्कर। क्या हो गया, मार्जिनल वर्कर। तो आपसे पूछ देगा अगली बार कि मार्जिनल वर्कर, तो आप बता दोगे कि लेस देन 183 डेज, ठीक है। तो 183 दिन अगर काम करता है तो उसको मेन वर्कर की उपाधि दी गई थी। ये भी यूपीएससी की पूछी हुई क्वेश्चन है। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज इंडेफिनेटली एट अ ज्योमेट्रिक रेट बिकॉज अ गिवन हैबिटेट हैज अ कैरिंग कैपेसिटी, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, साइनोसॉइडल, लॉजिस्टिक और चायोटिक। अब ये होता है, ये भी एनसीईआरटी की है, इसमें 3 तरह की, इसमें बात किया गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो बोलता है कि कोई भी जो स्पेसीज होगा या ह्यूमन होगा, कोई भी स्पेसीज की जो पॉपुलेशन होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, ये समय के साथ चेंज होता रहता है। बहुत सारी फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि फूड अवेलेबिलिटी है, खाने पीने की व्यवस्था होगी तब ना, रहेगा ही नहीं तो लोग मर जाएंगे, वेदर एडवर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ, पॉपुलेशन जो होती है साइज पॉपुलेशन की, वो किसी भी स्पेसीज की वो स्टैटिक नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। बहुत सारी फैक्टर है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना, इसके बाद आपको वेदर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें 2 मॉडल बताया गया था, वन इज़ द ग्रोथ मॉडल, ठीक है।
सॉरी, ग्रोथ मॉडल, इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो मॉडल है वो दो हैं। वन इज ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब दोनों ग्रोथ के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर आंसर आप क्वेश्चन ऐसे ही दे दोगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर कहीं पे खूब व्यवस्था है सब कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा, खूब ज़्यादा ग्रोथ होगा। कोई भी स्पेसिस, मान लीजिए कि कोई अगर, मान लीजिए कोई किसी जगह पे अगर जैसे नौकरी बहुत ज़्यादा होगी तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी है कि कोई स्पेसीज की अगर पॉपुलेशन ग्रोथ तब करेगी जब वो क्या, वहाँ पे क्या होगा, व्यवस्था होगी, फूड का, है ना, खाने की व्यवस्था होगी, वेजेज की व्यवस्था होगी, तभी तो वहाँ पे कोई लोग जाएगा। सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपको वहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन में करेगा। लेकिन ये कब तक करेगा, ये अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, है ना। इसमें क्या है कि रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होगी, तो जब रिसोर्सेज खत्म होगी तो कंपटीशन होगी, है ना, खाने के लिए लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या होगा कि फिटेस्ट सर्वाइव करेगा। सो दैट्स अ लॉजिस्टिक ग्रोथ। तब जो है जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो द ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज, बोला कि जो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक रेट से नहीं बढ़ सकता है ना, ठीक है, क्योंकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि उनको, वो कितने लोगों को झेल सकती है, उससे ज़्यादा लोग होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कौन बोला था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट जो है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज लॉजिस्टिक। एक बोलता है कि जब तक फूड उड़ रहेगा खूब ग्रोथ करेगा पॉपुलेशन, दूसरा कहता है कि भाई कितना दिन तक करेगा, इनडिफिनिट टाइम तो करेगा नहीं, ग्रोथ करते करते एक समय आएगा जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो उसी में मारा पीटी होगी। और सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। सो दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये आपको देख लीजिए जे टाइप का कर्व बनाता है, ठीक है। विच एशियन कंट्रीज कैरेक्टराइज बाय नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, हम लोग पढ़ चुके हैं नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, जापान, है ना। जापान जो है सो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ है। यहाँ पे क्या है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में आपको देखो, पॉजिटिव कब होगा, जब बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा डेथ रेट कम रहेगा। लेकिन अगर बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, या दोनों इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा। तो जापान की है वो निगेटिव ग्रोथ रेट है इसमें। आप इसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तो आप लगा भी नहीं सकते हो, वैसे भी यहाँ पे तो पॉपुलेशन निगेटिव, क्या बर्थ रेट ही ज़्यादा होगा। ये जापान की है, NCERT से ली गई है। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है कि नेचुरल पॉपुलेशन चेंजेस इज कैलकुलेटेड बाई, सो इट्स अ सब्सट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। बर्थ रेट में से डेथ रेट को घटाने को बोलते हैं नेचुरल पॉपुलेशन चेंज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन पोर्शन। अब जो हम लोग बात करेंगे वो ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी, और फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है। सो द इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस 1980s के समय में। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होता है कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है फॉरेन एक्सचेंज कि 2 वीक तक काम, मतलब कि 2 वीक तक का खाना पीना चल सके, 2 वीक तक कुछ भी इंपोर्ट कर सके। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई होती है, जो कर्जा लिए होते हैं उसकी इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, लोन की इंटरेस्ट, है ना। इसके बाद सारा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो वो समस्याएं होती है। तो ये लोग जाते हैं जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनके पास में कि भैया हमको लोन दीजिए, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ जी ठीक है लोन देंगे, लेकिन आपको ना आपकी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करनी होगी, ठीक है। तो वो मजबूरी में आकर के फिर यहाँ पे 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म आती है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म आती है तो इसमें बोलता है वो शर्त पे ही लोन मिलती हैं कि अगर आपको ये ओपन करने पड़ेंगे पूरे मार्केट को, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि इतनी सारी रेगुलेशन थी कि फॉरेन वाले लोग, जो बड़ी कंपनी है, कोई कंपनियां इंडिया में आ नहीं पाती थी। क्यों नहीं आने देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स ने अगर कुछ प्रॉब्लम कर दिया तो कहीं दूसरा भी आएगा, फिर कहीं हमारा गुलाम ना हो जाए देश, इसलिए नहीं आती थी। बट जब प्रॉब्लम आई, क्राइसिस आई, तो लोन मांगने गए, वहाँ लोन मांगने गए तो हमें बोला गया कि आपको जो है थोड़ी सी लिबरल करनी पड़ेगी चीज़ों को, और वहाँ से आती है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। वहाँ पे वन इज ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स, कि भाई जो रिफॉर्म कर रहे हैं वो स्टेबलाइज भी रहनी चाहिए, ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में 3 चीज़ आया था, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए पहले क्या था कि आपको
एक लाइसेंस कुछ भी अगर फॉरेन वाले को खोलना है तो लाइसेंस लेने में हालत ख़राब होती है। ऐसा नहीं कि फ़ॉरेन की कंपनियां नहीं आती थी, बट प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, टैक्स ज़्यादा लेते थे कि क्यों यहाँ का इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारी जो है सो रिफॉर्म की गई थी, है ना। ट्रेड पॉलिसी रेगुलेशन सबको चेंज किया गया, सो लिबरल थोड़ा सा हो गया कि हाँ ठीक है, थोड़ा आसानी से चीज़ें हो जाए। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि प्राइवेटाइजेशन जो इन्होंने सोचा था, प्राइवेटाइजेशन में था कि भाई देखो हम सारा चीज़ सरकार ही, पहले क्या था कि सारा चीज़ सरकार ही बनाएगी करेगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, धीरे धीरे क्या करेंगे, चीज़ों को प्राइवेट के हाथों में देंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करेंगे, है ना। उसी में डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं प्राइवेटाइजेशन में। बट हम लोग को जो फोकस करना है दैट्स अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पूरी दुनिया एक जैसा है ना। अब ग्लोबलाइजेशन जो है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को ग्लोबलाइजेशन फ़ायदा हुआ है, नुकसान भी हुआ है। ठीक है, आप सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक डायमेंशन का मत समझो, पूरी कल्चर में प्रॉब्लम हो गई है। पहले क्या होता था कि जैसे कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में कल्चर को चेंज होने में टाइम लगता था। अब ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि अब सीधे वेस्टर्न सारा कुछ आप देख लिए हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज हो रही है। सो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। अब उससे क्या होता है कि एमएनसी हैं, अब जो गुड्स सर्विसेज 1 मिनट में पहुंच जाता है। और ये ग्लोबलाइजेशन हुई क्यों? ग्लोबलाइजेशन में जो एक बड़ा कारण बन गया कि ये इतना ज़्यादा जो ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा क्या कहते हैं फैल गया, दैट्स अ टेक्नोलॉजी। फ़ोन कर लिए, टेलीग्राम कर लिए, है ना, टेलीग्राम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी के कारण भी इसमें ये हुआ है। अब इसको सबको फ़ायदा, कुछ लोगों को फ़ायदा मिला है, कुछ को फ़ायदा नहीं मिला है। ग्लोबलाइजेशन का सबको फ़ायदा नहीं मिला है, पूरी दुनिया एक समान, ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग। सब मतलब कहना है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को आप इकोनॉमिक की व्यू से मत देखिए, इसमें पॉलिटिकल भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है। जो पहले डेवलप्ड कंट्री है वो चाहती थी कि भाई ओपन हो कैसे भी मार्केट, जो हमारा बंदा जा करके पैसा कमा करके लाए वहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो है ये मेजर रोल ग्लोबलाइजेशन में ये कर रही है। मोर एंड गुड्स सर्विसेज जो होगा, ये एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया, ठीक है ना। किसी सोसाइटी को ज़्यादा फायदा मिला, किसी को कम मिला है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है वो पहले से डेवलप थी तो उनको ज़्यादा फायदा मिला है, लेकिन इंडिया, इसमें जितनी भी लोकल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि वो मशीन से बनाते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट कपड़े आ जाते थे, वो देखने में भी अच्छे लगते थे, लोग उसको चूज़ किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गया। तो ये अनइवन है, किसी सोसाइटी को फ़ायदा मिला है किसी पार्ट को और किसी को नहीं मिला है, ठीक है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? कौन सा था? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। होप आपको ये सब समझ में आएगा इसकी मतलब, ठीक है। ये आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी का, है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब लिबरलाइजेशन हो गया, लिबरल मतलब उदार हो गए, अब आराम से आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपको मिल सकती है। सो जब रिफॉर्म हो गया 1991 में, तो क्या हो गया, वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन द अर्बन एरिया वाइल इट डिक्रीज इन द रूरल एरिया। पहला क्या है कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर गई, है ना, तो ये हो गया। तो ये वर्कर की प्रोडक्टिविटी, नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी दोनों में बढ़ी थी, वर्कर प्रोडक्टिविटी दोनों में बढ़ी थी, रूरल में बढ़ी थी और अर्बन में बढ़ी थी। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज, है ना। ये जो है ये आपको द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स, है ना, रूरल एरिया का स्टीडली इंक्रीज किया था, ऐसा भी नहीं है। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, नॉन फार्म इकोनॉमी में जो था वो इंक्रीज किया, ठीक है ना, नॉन एग्री बिजनेस में, है ना। रूरल जितनी भी एग्रीकल्चर वर्कफोर्स थे वो शिफ्ट कर रहे थे नॉन एग्री सेक्टर में, ठीक है ना, रिफॉर्म के बाद में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा था। और सर्विस सेक्टर में इसीलिए एग्री सेक्टर से सर्विस सेक्टर में चला गया, है ना। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट डिक्रीज कर गई। सो द आंसर इज 3 और 4। वर्कर प्रोडक्टिविटी अर्बन में और ये जो है तो ये दोनों में भी इंक्रीज किया, दोनों में आपको इंक्रीज किया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 3 और 4, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन।
तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमेना। मैंने कहा दिया कि सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मत देखो, पूरी वर्ल्ड ओपन होने से सिर्फ इकोनॉमी में मत देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबलाइजेशन बिगेन इन 1991। ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन। नहीं, ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन सेम नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना। दिस इज द आंसर। हमने पहले बात कर ली है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन अनइवन इन इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स एंड सोसाइटी। ये सही है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड यूनिफॉर्म इम्पैक्ट एट ऑन ऑल स्टेट एंड सोसाइटी। सब जगह यूनिफॉर्म नहीं फ़ायदा हुआ है। अब हमारे पास कोई कंपनी ही नहीं जो कहीं जाएगी, जो वहाँ से कमा के लाएगी, तो डेवलप कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो यूनिफॉर्म नहीं होगा इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल स्फेयर। मैं फिर से बोल दिया, ना ही पॉलिटिकल पे कन्फाइंड है। कन्फाइंड मतलब सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, इसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे हैं स्फेयर है। ग्लोबलाइजेशन इनएविटेबली रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनिटी। नहीं, कल्चरल होमोजेनिटी नहीं, कल्चरल हेट्रोजेनिटी। क्लियर? सो ये कल्चरल हेट्रोजेनिटी पे आया था। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो गया? पहला आंसर हो गया, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नॉट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव बीन एबल टू एक्योर इट्स बेनिफिट। इट हैज़ रैदर वाइडेंड द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, वेयर द फॉर्मर, जो डेवलप कंट्री थी, हैव बीन एबल टू ट्विस्ट ट्रेड रूल्स इन द, अपने अनुसार से वो जो भी चाहे वो कर सकते थे। ठीक है ना? विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या था? टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है सो टेक्नोलॉजी था। पहला ये बोल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? ग्लोबलाइजेशन इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से ग्लोबलाइजेशन होगी? नहीं हो सकती, वैश्वीकरण है, पूरे वर्ल्ड एक समान। ठीक है। इसके बाद क्या है? ग्लोबलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन यूएस। गलत बात है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एलोन कॉज, सिर्फ यही कारण है कि सब एक दूसरे से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, ऐसा नहीं है। सो टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो है सही है। पूछ रहा था कौन सा सही है, ये आपको दिया हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। पहला क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट मूवमेंट ऑफ कमोडिटी। सिर्फ सामान को यहाँ से वहाँ जाने का है ग्लोबलाइजेशन, नहीं। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व अ कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज को नहीं, बिल्कुल कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज को इन्वॉल्व करता है। सर्विसेज आर एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और सेवाएं वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। मेन जो है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बेसिकली जो है ये फेनोमेना है ग्लोबलाइजेशन का। इसमें है कि इंटरकनेक्टिविटी अमॉन्ग द कंट्रीज अक्रॉस पूरे ग्लोब। मैंने कहा पूरा विश्व एक समान, वैश्वीकरण है ना। इससे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आइडिया, नॉलेज, है ना, गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज की भी फ्लो होगी। सो ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा गलत है ना। एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ग्रोथ इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, जो लोग ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में हैं, जो पक्ष में ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कि इट विल रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ये बोलते हैं कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन होगा। क्रिटिक्स जो हैं, जो इसको विरोध में है, वो कहते हैं इट विल रिजल्ट ए ग्रेटर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक है, तो बिल्कुल ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी। तो ये दोनों, तो ये बोलता है कि ग्रोथ होगा, ये बोलता है ना डिस्पैरिटी होगा, है ना। धनी धनी रहेगा, अमीर गरीब गरीब, और अमीर अमीर रहेगा। अब इसके एक क्रिटिक्स ये बोलता है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन होगा। ये क्रिटिक्स में भी लिखा हुआ है और एडवोकेट्स में, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में वो भी बोल रहा है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन होगा, और जो उसकी विपक्ष में वो भी बोल रहा है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो इसमें से एक तो गलत होगा। अब ग्लोबलाइजेशन का जो क्रिटिक्स हैं वो कहता है कि कल्चर कोई स्टैटिक चीज़ें नहीं है, ये बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में इवॉल्व हुआ है, सालों साल, है ना। बाबा दादा के समय किस समय से आ रहा है ना, कि ज़माने से आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर अचानक से देखा, वहाँ पे यूनिक थोड़ा सा लगा, तो अचानक से कल्चरल हेट्रोजेनिटी हो गया, नाइट होमो नहीं, मिला नहीं, है ना। तो सांस्कृतिक समरूपता नहीं होगा। क्या हो जाएगा? क्रिटिक्स बोलता है कि इसका सांस्कृतिक समरूपता नहीं होगा। जो पक्ष में है वो बोलते हैं सांस्कृतिक
सांस्कृतिक समरूपता होगा, ये बोलता है कि हेट्रोजेनिटी, ये कल्चरल हेट्रोजेनिटी होगा कि इतने दिनों से जो बना हुआ है वो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर से वो अपनी यूनिक चीज़ों को, यूनिकनेस को रख नहीं पाएगा, क्या करेंगे, उसको चेंज कर देगा। सो ये हो गया फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया, डी। अगला है कि द पास्ट 2 डिकेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट इन, क्या किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा था, गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, है ना। पीपल की जो ग्लोबलाइजेशन के कारण पीपल ऑफ बिटवीन कंट्रीज जो ये हो रहे हैं, ये नहीं है, गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, है ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री में एमएनसी खोल रही है, तो इससे पिछले 2 दशक में ग्लोबलाइजेशन की मूवमेंट सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विस की मूवमेंट और कंट्रियों की इन्वेस्टमेंट मूवमेंट ज़्यादा हुई है। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट एमएनसी, एमएनसी क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन में आती है और जो एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी है उसको खरीद लेती है, एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट, उनका जो सबसे आसान तरीका था कि जो लोकल कंपनी है उसको खरीद लेना और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लोकल कंपनी है कि उनका बढ़ा बनाया बिजनेस है ना, लेकिन छोटा है तो उसको खरीद लेना पैसे से, तो ये भी आपको सही है। अगला है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, किसका, ऑल ऑफ द पीपल, सबकी लिविंग कंडीशन ठीक किया है, नहीं, और पीपल इन द डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्रीज के पीपल की ठीक किया है, या ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्री, किसी का स्थिति ठीक नहीं किया है। ग्लोबलाइजेशन लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ नन ऑफ द अबव, लिविंग कंडीशन के लिए कहाँ कुछ किया है इसमें, है ना, तो किसी का भी लिविंग कंडीशन कोई ऐसा ठीक नहीं हो गया। डेवलप कंट्री में सबका लिविंग कंडीशन ठीक हो गया ग्लोबलाइजेशन से, ऐसा कुछ नहीं है। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग जो इंश्योरेंस, हम लोग इकोनॉमी में कुछ और बचा होगा तो पढ़ लेंगे ग्लोबलाइजेशन में। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। देखो, इंश्योरेंस एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अनसर्टेन इवेंट कुछ होगा लाइफ में, कुछ डेथ हो गई, है ना, तो उसको आपको सिक्योर करने के लिए, उस इवेंट से सिक्योर करने के लिए, वो जो डर है आपके अंदर में उससे सिक्योर करने के लिए एक ये डिवाइस है। अब इसकी कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। हम लोग पहले प्रिंसिपल बात करते हैं। तो वन इज, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ। अब अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, जिनका इंश्योरेशन हो रहा है तो उनको ऐसा होना चाहिए कि भाई सब कुछ बता देना चाहिए, हर फैक्ट जो होगा वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि भाई हमसे क्या क्या रिस्क है इसमें, है ना। जैसे मान लीजिए कोई डिजीज़ है, आप जाके बना करा दिए, है ना, और आपको पता है कि हमको कैंसर है और आप जा करके स्कीम करा ली है, बाद में 8 साल 7 साल के बाद आपकी डेथ होती है, तो अब उसमें क्या होगा कि आपकी गुड फेथ नहीं है। तो वॉलंटरली, ऐसा कहते हैं कि प्रिंसिपल इंश्योरेंस का कहता है कि आपको वॉलंटरली बता देना चाहिए कि हमको ये डिजीज़ है, ठीक है ना, पूरी डिस्क्लोजर होनी चाहिए, तो वो आपको इंश्योरेंस ही नहीं देगा। बट ये है अटमोस्ट गुड फेथ की जो भी है आपको बताना है। और जो इंश्योरर होगा, जो इंश्योरर आपको देगा इंश्योरेंस, उनको क्या करना चाहिए कि सारी टर्म और कंडीशन को एकदम क्लियर करके समझा देना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। इसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जो इंश्योर्ड पर्सन है ना, तो उसको ऐसा भी होना चाहिए कि जो भी, भाई मान लीजिए कि अगर आपने लाइफ को इंश्योर कर ली, जैसे मान लीजिए चोरी से बचने के लिए आपने कर लिया, अब उसको आप रफली यूज़ करोगे। जैसे कि आपने मान लो कि आपने इंश्योरेंस करा लिया कि हमारे जो फ़ोन है, हमारी जो टैबलेट है, उसकी स्क्रीन पे इंश्योरेंस करा दिया। अब सोचो अब तो इंश्योर्ड हो गया, अब क्या करना है, उसको फेंकते रहना है कि कैसे ही फूटे, और उसको तो फूटने के लिए तो हमने करा लिया है, अब चेंज करवा लेंगे, है ना। तो वो चीज़ नहीं कराना है। सो दैट्स ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसके बाद है इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आग लग गई या कोई मरीन में इंश्योरेंस है या कुछ भी होगा, तो उस केस में जितने पैसे लॉस होंगे वो पूरे पैसे देना, ठीक है ना। तो लॉस होने से पहले जो स्थिति थी वही चीज़ लेके आना। सो सेम पोजीशन, मतलब 5 लाख की सामान थी तो 5 लाख का सामान देना, दैट्स होता है इंडेमनिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज। अब प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। जो पॉलिसी में आता है कि इतना कंपनसेशन देंगे तो वो कंपनसेशन देते हैं, दैट्स अ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब पढ़ लेना इसको सही से। सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में क्या होता है कि जो इंश्योर्ड, जिस पर्सन का इंश्योरेशन हुआ रहता है, उसको प्रॉफिट कमाने का मतलब अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, सब्रोगेशन का आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, ठीक है। सो व्हीकल है तो अब व्हीकल आपकी ख़राब हो गई, है ना, या मान लीजिए कि आपकी फ़ोन है वो चोरी हो गई, ठीक है। तो आप अगर व्हीकल का इंश्योरेंस कराए हुए हो मान लो,
तो व्हीकल के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब इसको बनाना है। अब वो बेचारा बना नहीं पाया, बोला कि अब तो बनने वाला है नहीं, है ना। सो बनने वाला है नहीं, तो वो क्या किया, आपको पूरा पैसा गाड़ी का दे दिया। अब आपने क्या किया कि उस गाड़ी को ले जा करके बेच दिया कबाड़ में, चाहे हर पार्ट खोल करके बेच दिया और वो पैसा कमा लिया। तो सब्रोगेशन में कहता है कि इंश्योर्ड को अगर पैसा मिल गया तो जो प्रॉपर्टी है जो चोरी हुई थी मिल गई। अब मोबाइल है ना, तो वो मान लीजिए चोरी हो गई, तो चोरी हो गई फ़ोन, तो अब क्या है कि मान लीजिए कुछ दिन बाद आपको मिल गया, तो अब चोरी हो गई इस नाम पे, तो आपने पैसा ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो जब मिल गया तो उसको आप यूज कर रहे हो, तो सब्रोगेशन में कहता है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपको पैसा उसका मिल गया तो वो जो प्रॉपर्टी होगा, वो खराब गाड़ी, वो मिला हुआ फ़ोन, वो जो इंश्योरर होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि क्या होता है, कोई भी चीज़ लॉस हो गया या फायर हो गया, आपने 2 पॉलिसी करा के रखी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दोनों से पैसा लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर आपने 2 पॉलिसी कराई है तो दोनों आधा आधा पैसा देगा। मतलब अगर किसी चीज़ का, किसी फायर आग लग जाए तो, या तो जो एक्चुअल लॉस हुई है उससे दुगुना आप, उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं ले सकते हो। दिस इज द कंट्रीब्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड कर, प्रोपोर्शनलिटी पे देते हैं, इक्वल पैसा दे देंगे, है ना। इसके बाद मिटिगेशन है। ये कहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लॉस हो बचाना। जैसे मान लीजिए कि फायर पे आपने इंश्योरेंस कराया कि हमारे इसको फैक्ट्री में फायर लगेगी तो हम इतना का इंश्योरेंस है। अब आपको आग लग गया, थोड़ा सा आग लगा हुआ है, बोला कोई नहीं, इंश्योरेंस तो है ही, लगने दो आग। तो ऐसा नहीं करना। मिटिगेशन का मतलब क्या हो गया कि आपकी ड्यूटी है कि जितना कम से कम लॉस हो सके, है ना, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का, उतना पानी डालो उस पर, है ना, आग को हटाओ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, इस पर क्वेश्चन आ सकती है और आती है। मैं कम से कम आपको बार कराया है, ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। इसमें देखो एनसीईआरटी का ही कटिंग है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक होता है और एक जनरल इंश्योरेंस होता है। तो एक तो ज़िंदगी का हो गया, और एक मरीन में हो गया, या फायर का हो गया, या बाकी और भी कुछ भी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, है ना, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, ये सारी जितनी भी हो गई, है ना, तो वो सारी इंश्योरेंस टाइप्स हैं। अब पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि ये ईपीएफओ में पूछी हुई क्वेश्चन है, एपीएफसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइपिकल डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड द सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम होता क्या है और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट इंश्योरेंस वो कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, और जो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है वो नीडी के लिए होता है, ठीक है, सामाजिक बीमा कार्यक्रम, है ना। तो कंट्रीब्यूशन जो होगा सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में वो मैंडेटरी होता है, वो गवर्नमेंट अपना ऑटोमेटिकली ले लेती है ना। जैसे हमसे टैक्स लिया, आपसे लिया, और किसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो इंश्योरेंस के कुछ पैसे अगर दे रही है, या आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कुछ पैसे दे रही है, सो दिस इज ए सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब इंश्योरेंस में आपको क्वेश्चन कुछ भी इंश्योरेंस स्कीम से भी आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस से था कि सोशल सिक्योरिटी से था, है ना। तो ये सब को सोचना नहीं है। इंश्योरेंस से वैसे भी एक आध क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा नहीं भी आ सकता है, और एक दो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1-2 आएंगे, और जितने आएंगे होपफुली यहाँ से आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो गरीबों के लिए मैंडेटरी है। और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हम मैंडेटरी आपको देंगे, लेकिन 2 लाख ही तक देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेट इंश्योरेंस में हमको मन होगा, जितना मन होगा, है ना, जितना पैसा देंगे और जितने का मन होगा उतना का कराएंगे, हम 2 करोड़ का करा ले अपना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है। प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम आप सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में देख लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। सो दैट्स वन, ठीक है। सो दिस वन इज द जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो वॉलेंट्री है, मन है तो कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। ये मैंडेटरी है, पार्टिसिपेशन होती है इसमें सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में, ठीक है ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेस स्टैट्यूटरी राइट, ये जो प्रोग्राम जो भी होती है, जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वो स्टैट्यूटरी होती है, मतलब किसी एक्ट से गवर्नमेंट निकालती है, और ये होता है कॉन्ट्रैक्ट होती है एक दोनों के बीच में, है ना। जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती कंपनी होती है और जो इंडिविजुअल होता है उनके बीच में। फंडिंग का भी डिफरेंस होता है, इसकी फंडिंग में गवर्नमेंट भी देती है और ये आपको पर्सनल देना पड़ता है। सो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंस है। एक होती है एडिक्वेसी वर्सेज इक्विटी। नाउ व्हाट इज एडिक्वेसी एंड व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी या इक्विटेबल सिस्टम होता है जिसमें कि सब जो रिच हो पुअर हो सब इक्वल है, और एडिक्वेसी क्या होता है कि कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ फंडिंग होनी चाहिए।
सो सोशल में इक्विटी, सोशल में सब आदमी एक जैसा है, और एडिक्वेसी में जिसके पास जितना पैसा है मिनिमम जो भी दे रहा है वो आपको इंश्योरेंस करा सकता है। सो ये सारे का सारे जो हैं डिफरेंस है आपको प्राइवेट इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में। ये एक्सप्लेनेशन है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वन ऑफ द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द इंश्योर्ड मस्ट हैव डैश इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। हमने बात किया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब है कि इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस जिनका इंश्योरेंस होगा मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और लाइफ इंश्योरेंस। ऐसा नहीं कि हमारा तो लाइफ इंश्योरेंस है कहीं भी कूद जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो है सो ये है कि मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया। इन केस ऑफ डैश इंश्योरेंस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली मेड एप्लीकेबल। अब देखो इंडेमनिटी क्या होता है कि जितने का लॉस हुआ उतना देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इंडेमनिटी होता है, जैसे मान लीजिए कि आग लगने से पहले जितने का सामान था उतना आपको वैसा ही का वैसा ही समझो कि आप मिलेगा, है ना। 10 लाख का सामान था 10 लाख का, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। जैसे फ़ोन जो था, जो फ़ोन था वो अगर आपका खो गया तो वही फ़ोन देंगे, जैसा था वैसा ही। तो इंडेमनिटी पर इन केस ऑफ डैश इंश्योरेंस द प्रिंसिपल ऑफ एंडमिटी कैन नॉट स्ट्रिक्टली मेड, लाइफ के केस में, है ना। लाइफ के केस में अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर से आप जैसे जिंदा थोड़ी ना कर सकते हैं, तो इंडेमनिटी इस केस में नहीं आएगा, ठीक है। इन लाइफ इंश्योरेंस एवरी वन इज कंसिडर्ड टू हैव एन इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड दैट ऑफ। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपनी स्पाउस, जीवन साथी के जीवन में रुचि रखने वाला माना जाता है, बाकी लोगों का नहीं। बाकी तो कोई मार के पैसा लेने के चक्कर में होगा, ठीक है। सो इन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कंसीडर किया जाता है कि सिर्फ अपना और वाइफ का ही, है ना, उसको जीवन बचाने में इंटरेस्ट है, इस टाइप का आप समझ लो। सो दैट आंसर इज स्पाउस। इन डैश पॉलिसी अ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड एज कंपनसेशन इर्रेस्पेक्टिव, कितना लॉस हुआ वो नहीं है, तो उसमें आपको एक कौन सी पॉलिसी होती है जिसमें आपको फिक्स अमाउंट पे किया जाएगा एज ए कॉम्पनसेशन। सो वैल्यूड पॉलिसी, फिक्स्ड पॉलिसी, मैंडेटरी पॉलिसी और लीगल पॉलिसी, ठीक है ना। सो वैल्यूड, देखिए आप हिंदी में ये गलत है वैल्यूड, और ये मैंडेटरी, ठीक है, दहल ये भी गलत है, ठीक है। सो वैल्यूड पॉलिसी होता है, वैल्यूड पॉलिसी में जैसे वैल्यूड पॉलिसी का मतलब क्या होगा कि इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग कर दिए कि हम लोग 5 लाख की पॉलिसी कर रहे हैं, तो आपको कितना लॉस हो रहा है, नहीं 5 लाख की पॉलिसी की है तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। सो दैट्स अ वैल्यूड पॉलिसी, ठीक है। हम अपने अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं 20 लाख का, तो 20 लाख हमने अपना वैल्यू किया है, या हमने 20 लाख सोचा है कि 20 लाख कर लेंगे हमारा काम चल जाएगा, तो आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉस या किसी भी चीज़ का आपको 20 लाख रुपए मिल जाएगा। दैट्स अ वैल्यूड पॉलिसी, ठीक है। क्लेम्स अंडर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी आर इनएडमिसेबल इन केस ऑफ व्हीकल यूज फॉर इनऑर्डिनेट, सामान्य पर्पस के लिए, टॉविंग के लिए, कैरेज के लिए, अनलॉफुल। अगर जो व्हीकल का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, लेकिन अगर आपकी जो व्हीकल है वो गलत काम में, अनलॉफुल काम में, गैर कानूनी काम में यूज करते हो, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस वाज प्राइमरी इंट्रोड्यूस टू कवर। मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्यों पहले स्टार्टिंग में जो ये शुरू किया गया था बीमा, वो किस लिए किया गया था? ये हॉस्पिटलाइजेशन की चार्जेज को व्यय करने के लिए, इस कवर करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। अगला है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अंडर विच पॉलिसी द इंश्योरर पेज द टोटल और पार्शियल अमाउंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बिल का पूरा या आधा पैसा देता है कौन सी पॉलिसी में? सो दिस वन इज द हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी। इंश्योरेंस की हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी में पर्सन के जो हॉस्पिटल का बिल होता है उसका पार्शियल या पूरा पेमेंट करता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। कौन से ईयर में हुआ था? ये आपको 1999 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। इंडिया में पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? दिस वन इज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया है, जो कलकत्ता
कलकत्ता में 1818 में बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। लेकिन 1834 में फिर ये फेल भी हो गया था। तो ये हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब बना था, तो हमने इसका ये आंसर है, यह आपको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया टुक प्लेस, राष्ट्रीयकरण किस दिन हुआ था? तो 19 जनवरी 1956 को नेशनलाइजेशन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को हुआ था, और बना था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना। किस एक्ट से? लाइफ इंश्योरेंस इंडिया एक्ट सितंबर 1, 1956, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या हुआ था कि 245 से ज़्यादा जितनी भी स्टेट या छोटे छोटे जो प्रोविडेंट इंश्योरेंस कंपनीज थी उन सबको मर्ज किया गया था और एक बनाया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, 1956 आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट कब बनाया गया था? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, तो ये बनाया था 1928 में आई थी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ और नॉन लाइफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन और एंड फॉरेन इंश्योरर्स इंक्लूडिंग प्रोविडेंट इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है, ये आपको पूरी वही चीज़ लिखी हुई है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रिवेंट प्रॉफिट बीइंग मेड आउट ऑफ लॉस इन केस ऑफ, मैंने बताया था कि प्रॉफिट लॉस से नहीं होनी चाहिए, तो इसमें हमने आपको बताया था कौन सी चीज़ें बताया थी इसमें प्रॉफिट लॉस से नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है आपको? अटमोस्ट गुड फेथ होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद है इंडेमनिटी, तो इसमें इंश्योरेबल और कैवेट इम्पटर, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि ये, इसमें हम लोगों ने बताया था ये कि सब्रोगेशन में क्या होता है, जैसे आपकी फ़ोन खो गई, फ़ोन लॉस्ट हो गया, तो फ़ोन लॉस्ट हो गया तो आप गए वहाँ पे करने, तो वो पूरा पैसा आपको फ़ोन का मिल गया, तो आपको तो फ़ोन मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि लॉस्ट फ़ोन आपको मिल गया, लॉस्ट फ़ोन आपके पास आ गया, तो उसको आप बेच करके प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। तो ये, और इंडेमनिटी में क्या होता है कि जो वैल्यू, जिस वैल्यू का लॉस होता है वो पूरा आपको सेम का सेम मिल जाता है। तो सब्रोगेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा? इंडेमनिटी। अगर सब्रोगेशन आंसर होता तो सब्रोगेशन भी हम लोग कर सकते थे। दोनों का सब सेम मतलब हो गया कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होगा कि जितने पैसे का लॉस हुआ है, 10,000 का कोई फ़ोन आपका गया है, वो सेम फ़ोन आपको खरीद के दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब लॉस्ट फ़ोन मिलने के बाद उसका यूज आप नहीं करोगे, ठीक है, यही सब्रोगेशन था। और आइडेमनिटी में क्या कहता है? यही तो कहता है कि जो पहले जैसी स्थिति थी वैसे ही हम करके देंगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आइडेमनिटी, क्लियर। यह आपको एक्सप्लेनेशन है अटमोस्ट गुड फेथ और आइडेमनिटी का भी आपको इसमें बता दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज प्रॉपर्टी विद 2 इंश्योरेंस कंपनी, 2 इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योर्ड करा दिया, देन इन केस ऑफ फायर, अगर आग लग जाती है, फायर लॉस, आग से जो लॉस होगा, बोथ द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट द लॉस टू द ओनर, दोनों कंपनी देगी। अब दोनों से कराया तो दोनों कंपनी देगी? नहीं, या तो एक कंपनी देगी या जितने का भी इंश्योरेंस है उससे ज़्यादा लिया नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस करिए, 2 कंपनी को इंश्योरेंस दिया, तो दोनों इंश्योरेंस इक्वली कंट्रीब्यूट कर देगी 25-25 लाख, वो हो गया प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के किसमें? कंट्रीब्यूशन वाले में, है ना, कि दोनों जगह कर रहा है तो दोनों इक्वल दे देगा, प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, ओके। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉपुलेशन। अब अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे या कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट बताना होगा, तो इंश्योरेंस आपने बहुत पढ़ लिया है फिर भी, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस बहुत सारे पढ़े हो, तो वो भी इंश्योरेंस में ही कवर हो जाता है। बाकी मैंने बेसिक जो प्रिंसिपल है वो इंश्योरेंस का बता दिया, ठीक है। और पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसी से सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैक्स टू मैक्स इस पूरे तीनों टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जितना आपने किया, जितना मैं कराया हूँ उतना को आप कर लो, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि एनसीईआरटी की हर एक एस्पेक्ट आपको बता दूँ जो 11th-12th की एनसीईआरटी है, ओके। और इसके बाद भी अगर मुझे कुछ लगेगा कोई क्वेश्चन तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा वो क्वेश्चन। और उसके अलावा अगर मुझे कुछ लगेगा इसमें कि ऐड करना है तो मैं पॉपुलेशन को इसमें ऐड कर दूंगा। ग्लोबलाइजेशन वाला कुछ अगर कॉन्सेप्ट मुझे कुछ क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको इकोनॉमी में, इकोनॉमी सेक्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर इसमें
इंश्योरेंस स्कीम में अगर कुछ लगेगा तो मैं करंट डेवलपमेंट जो करने वाला हूँ आगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंश्योरेंस, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से कीजिए, है ना। और होपफुली आपको यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किया है, तो क्वेश्चन बाहर से आने की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड, जो 9th डे की लेक्चर खत्म हो गई। जो 10th डे को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो मोस्ट अवेटेड आप लोग का था, सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी में आई थी, वो थी आपको करेंट इवेंट। सो करेंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इशू, डेवलपमेंटल इशू, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल से 3 दिन हम लोगों को सिर्फ करेंट अफेयर्स करना है। हम करेंट अफेयर्स 1 साल का कवर करेंगे, 1 साल, और 1-2 कुछ करेंट अफेयर्स जो उससे पहले का होगा वो हम कवर करेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स हम 1 साल का करेंगे, पिछले मई से लेकर के इस मई तक का करेंगे, ठीक है। उससे पहले यूपीएससी 2 साल पहले का भी पूछ देता है, बट उसमें हम ध्यान देंगे नहीं। हम 1 साल का करेंट अफेयर्स करेंगे, उसमें आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 3 दिन में, उसमें आपको मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर हो जाएंगे। कुछ आपकी सोशल सिक्योरिटी में कवर हो गई है, उसको मैं फिर इसमें नहीं कवर करने जा रहा हूँ। जो वहाँ हो गई वो ख़त्म, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो 2023 या 22 में जो पेपर हुई है उसमें अगर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स पे, उसको मैं ऐड करूं, और उसके अलावा मैं किसी भी मैगजीन से या कहीं से भी मैं जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो हम इसमें देंगे। सो ये होगी। देन फिर इसके बाद जो 3 दिन चलेगी, उसके बाद जो कोई भी कुछ करेंगे, है ना, जो भी सब्जेक्ट का होगा शेड्यूल हमारा, उसी शेड्यूल पे हम लोग फिर आएंगे। शायद इंग्लिश की है शेड्यूल, सो विल स्टार्ट जनरल इंग्लिश, ठीक है। 3 दिन हम लोग फिर जनरल इंग्लिश करेंगे। ओके, सो कोट ऑफ द डे, इट्स इम्पॉसिबल वर्ल्ड itself says that I am possible, ठीक है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको कोशिश करना है, आपको लगे रहना है, और एग्ज़ाम के लिए टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ, आराम से पेपर दो, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। आप अपने तैयारी पे भरोसा रखो कि आपने अच्छी तैयारी की है, और आप जा करके पेपर दो, ठीक है। ओके, थोड़ी लेंदी सेशन हो गई क्योंकि 3 चीज़ों को कवर करना था, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल PYQpedia पे। एक गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उस गूगल फॉर्म में आपको कोई भी क्वेरी है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप उसमें डालें। किसी एक दिन हम उस पर पूरी एक लेक्चर लेंगे, और उसमें हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करनी है। तो जितने जेन्युइन क्वेश्चन आएंगे उन सबको मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अपना मेल आईडी या फ़ोन नंबर दें, इट्स ऑप्शनल है। आपको नेम और आपके क्वेश्चन देने हैं उसमें बस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।